नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आई स्टोरी में। मैं रोज़ ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ आपको अपने YouTube चैनल पर सुनाती हूँ। तो ऐसे ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ रोज़ मेरे YouTube चैनल पर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी बताना चाहती हूँ। ज़िंदगी जीना मुश्किल तो होता है, पर आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। आपको हर हाल में उसको जीना ही होता है। मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने कैसे जी, पर जैसे भी जी अब मैं उसकी मिसाल ही दे सकती हूँ। बस आपको रुकना नहीं है, कभी तो मंजिल मिलेगी ही। 10 साल पहले मेरी ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार से चल रही थी कि मुझे ये सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि मैं आज नाश्ते में क्या खाऊं, दोपहर के खाने में क्या खाऊं, रात को क्या खाऊं। बस मुझे कुछ खाने को चाहिए होता था, कुछ भी, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। मैंने कई बार खाना छोड़ा है, टाइम नहीं होता था खाने का। मेरी ज़िंदगी में इतनी व्यस्तता थी कि मैं ध्यान नहीं दे पाती थी कि मेरे पास कल पहनने को धुले और प्रेस कपड़े हैं भी या नहीं। मैं मुंबई जैसे व्यस्त शहर में 4 शिफ्ट में काम करने वाली एक महिला थी। मैं यहाँ लगभग 10 साल पहले अपने पति के साथ यहाँ रहने आई थी। मेरी शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे। 5 साल तक मुझे अपने यूपी के छोटे से शहर में ही रहना पड़ा था। मेरी शादी भी मेरे ही शहर में हुई थी। मुझे अपने छोटे से शहर की बहुत याद आती थी। कितने फुर्सत के दिन थे ना वो। मैं जब भी मन करता था अपनी सहेलियों के साथ कहीं भी मस्ती करने के लिए निकल जाती थी। हम घंटों बैठकर छत पर बातें किया करते थे, बहुत मज़ा आता था। अब तो मैं सपने में भी ऐसी फुर्सत वाली चीज़ें सोच भी नहीं सकती थी। मॉल में बैठने को बिल्कुल भी नहीं मिलता था। सिर्फ घर जाकर 4 घंटे मिलते थे सोने को। रात को फिर जाना होता था। होटल में हाउसकीपिंग का जॉब था। रात को होटल में ही रहना पड़ता था। सुबह सुबह वहाँ से 7 बजे तैयार होकर निकलती थी तो एक डॉक्टर के क्लिनिक पर साफ सफाई थी। वहाँ से 2 घंटे में फ्री होकर एक अंकल आंटी के यहाँ पर खाना बनाना होता था। वहाँ से 1 घंटे में फ्री होकर जाती थी। घर पहुँचकर मुझे सिर्फ बिस्तर दिखाई देता था। 4 बजे मॉल पहुँचना होता था। रात 10 बजे तक वहाँ ड्यूटी रहती थी। मेरी ज़िंदगी मशीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। मुझे याद नहीं कि मैंने फुर्सत से बैठकर कब खाना खाया था। नीलू बहुत ही समझदार बच्ची थी। वो मेरा संघर्ष देखती थी, कभी किसी फालतू चीज़ की मांग नहीं करती थी। वो अपनी पढ़ाई बहुत दिल लगाकर किया करती थी। नीलू के पापा के देहांत के बाद मेरी ज़िंदगी का संघर्ष शुरू हो चुका था। काम तो पहले भी करती थी, पर इतना ही जिससे नीलू के पापा की घर खर्च में थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। मेरे ऊपर तब बोझ पड़ा जब नीलू के पापा बीमार पड़े। वो बार में काम करते थे। ऊपर की कमाई भी अच्छी हो जाती थी, उससे ठीक चल रहा था। मुझे भी उन्होंने अपने पास मुंबई बुला लिया। गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। मुझे ये शहर तब बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से थी तो यहाँ की चकाचौंध अच्छी लगती थी। नीलू के पापा भी हमें छुट्टी वाले दिन घुमाने ले जाते थे। सब अच्छा चल रहा था। एक दिन नीलू के पापा को बहुत ज़्यादा खांसी हुई और फिर हर रोज़ होने लगी। लगभग 1 महीना अलग अलग डॉक्टर की दवाई खाई, पर आराम नहीं मिला। किसी ने कहा जाकर बड़े अस्पताल में चेक करवाओ। चेक करवाने के बाद जो रिपोर्ट आई उससे मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। नीलू के पापा को फेफड़े का कैंसर था। मेरी छोटी सी खुशहाल ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी। डॉक्टर ने कहा कि इनको धुएं वाली जगह पर नहीं जाना, तो उनकी बार वाली जॉब भी छूट गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उनका इलाज करवाऊँ या घर चलाऊँ। सब बोझ एकदम से मुझ पर आ गया था। मेरे ससुराल वाले भी मेरे पति पर निर्भर थे, तो उनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। मैंने अपने पिता से मदद मांगी तो वो कुछ पैसे लेकर आए और बोले कि मेरे पास मेरे प्रोविडेंट फंड में जितना था वो लाया हूँ, अपने भाई को मत बताना। उसने मुझसे अपने बिजनेस में लगाने के लिए पैसे मांगे थे। मैंने उसको नहीं दिए। मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं था। यही मेरे बुढ़ापे की पूंजी है। वो थोड़े दिन मेरे पास रहे, फिर वो चले गए। मैंने धीरे धीरे अपने गहने बेचने शुरू कर दिए। उनका इलाज चलता रहा। उनकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे थे। उन्होंने नीलू का बहुत ख्याल रखा। मुझे दिन रात हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते थे। एक दिन नीलू के पापा की मौत हो गई और मेरी ज़िंदगी सूनी हो गई। अब मेरा मुंबई में बचा ही क्या था। मैं गुमसुम सी अपने एक कमरे वाली खोली में पड़ी रहती।
काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मेरे पड़ोसी ने कहा कि कब तक ऐसा करोगी? तुम काम पर नहीं जाओगी तो यहाँ कैसे रहोगी? तुम्हें अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी सोचना है। मैंने निश्चय किया अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे पुरानी यादें परेशान करती थी। मैंने निश्चय किया कि मैं नीलू को लेकर वापस अपने शहर जाऊँगी। मैंने कमरा खाली किया, सामान समेटा और अपने शहर यूपी आ गई। ससुराल वाले तो पहले ही मुझसे चिढ़ते थे। उनको रोटी खाना मुश्किल था, ऊपर से पोती नहीं चाहिए थी। उनको बोझ नजर आती थी पोती। फिर मैं अपने मायके आ गई। मुझे देखकर भाई भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी मुझे रहना तो था, मैं कहाँ जाती। पापा ने मुझे अपना कमरा दे दिया और वो खुद आंगन में सोने लगे। उनसे जितना होता था वो हमें खुश रखते थे। एक दिन बाजार से पापा घर आ रहे थे। उनको किसी ने बाइक से टक्कर मार दी। उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और कुछ दिन कोमा में रहने के बाद वो चल बसे। अब मेरे पास कोई दुख सुख बांटने वाला बचा ही नहीं था। मैं भाई भाभी की आंखों में खटकने लगी। मैं सारा दिन घर का काम करती थी ताकि मुझे वहाँ से निकाला न जाए। मैंने सोचा कि कोई नौकरी कर लेती हूँ, क्योंकि नीलू बड़ी हो रही थी और उसका स्कूल में भी एडमिशन करवाना था। भाभी को बहुत बुरा लगा कि उनकी फ्री की नौकरानी बाहर जाकर काम करेगी, पर वो नीलू की फीस नहीं देना चाहती थी। तो उसने कहा कि रात का सारा खाना तुम बनाओगी और बर्तन धोकर किचन साफ करके सोओगी। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन से मैं काम पर जाने लगी। वहाँ पर एक ऑफिस में चाय बनाने का काम मिल गया था। एक दिन शाम को 6 बजे छुट्टी के बाद मैं घर पहुंची तो भाभी नीलू को मार रही थी। नीलू जोर जोर से रो रही थी और बोल रही थी, मामी मैंने नहीं किया। मैंने नीलू को पास बुलाया और चुप करवाया और भाभी से पूछा कि क्या हुआ है। भाभी ने बोला, झूठ बोल रही है, इसी ने मेरे पर्स में से पैसे चुराए हैं। मैंने नीलू की तरफ देखा। मुझे पता था कि नीलू ऐसा नहीं करती है। उसको चाहिए होता है तो वो मांग लेती है। फिर भी मैंने नीलू से पूछा। नीलू ने रोते हुए कहा, मम्मी आइसक्रीम वाला आया था, भैया ने मामी के पर्स में से पैसे निकाले थे। मैं वहाँ पर खड़ी थी। एकदम से मामी अंदर आई तो भैया ने कहा कि मैंने बोला है कि मामी के पर्स में से पैसे निकाल कर आइसक्रीम खाते हैं। मम्मी मैंने नहीं किया। मेरे बेटे पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है। तेरी माँ अपने बाप के फंड के पैसे खा गई और तू चोरी करके खाती है। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। तो रुक। भाभी तैश में आकर नीलू को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि मैं भाभी का हाथ पकड़ लिया। अब रोज ही कुछ न कुछ होने लगा। एक दिन मैं तबीयत ठीक न होने पर काम से जल्दी वापस आई तो नीलू अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धो रही थी। मुझे एकदम से गुस्सा आया। मैंने उसका हाथ खींचकर उसको वहाँ से उठाया और पूछा, आज तुम स्कूल से जल्दी वापस आ गई? नीलू ने बोला, आज हाफ डे हो गया था। भाभी ने देखा तो बोली, क्या करेगी इसको पढ़ाकर? ससुराल में भी जाकर इसको बर्तन ही मांजने हैं। तुम खामखा बाहर जाती हो काम करने, घर बैठो, घर का काम करो और इसको भी सिखाओ, इसके काम आएगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और मैं खुद को इतनी लाचार महसूस कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू लुढ़क गए। मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रही थी कि मेरी बेटी बर्तन मांजे। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपना दुख अपनी पुरानी मुंबई वाली सहेली से बांट लिया करती थी। उसने मुझे कहा कि काम तो तुम वहाँ भी करती हो, वही काम तुम मुंबई में भी आकर कर सकती हो। हम पहले भी तो नीलू का ख्याल रख लेते थे, अब भी रख लेंगे। ज़्यादा बात है, उसको डे बोर्डिंग स्कूल में डाल दो। मैंने सोचा यही सही रहेगा। मैंने महीने के अंत में अपनी तनख्वाह ली और मुंबई के लिए रवाना हो गई। जब ट्रेन में बैठी तो ऐसा लगा कि एक बोझ उतर गया था। मैं मुंबई पहुंची। कुछ दिन पहले अपनी सहेली के साथ रही। वहां काम ढूंढा तो सबसे पहले हाउसकीपिंग का काम मिला। मैंने अब फिर कमरा किराए पर ले लिया। रात को मैं ड्यूटी करके आती और सुबह नीलू का ख्याल रखती। धीरे धीरे नीलू की पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा। उसको डांस का बहुत शौक था। उसको मैंने अच्छे से डांस क्लास में डाला। लोग बोलते थे, तेरी बेटी नीलू में बहुत प्रतिभा है, उसको सिर्फ थोड़ा सिखाने की ज़रूरत है। मैंने अब जो भी काम मिलता था वो पकड़ लिया, पर उसकी पढ़ाई और डांस क्लास में कभी कोई कमी नहीं आने दी। मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मेरे विचारों की लय टूटी। नीलू का फ़ोन था। वो खुशी से चहक कर बता रही थी, मम्मी आज मुझे मेरा पहला डांस का प्रोजेक्ट मिला है। मम्मी अब हम ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं जिएंगे, हमारे पास भी सब कुछ होगा जिसके लिए आज तक हम तरसे हैं। मैंने बोला, बस बस घर आओ तो मिठाई लेकर आना, पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। नीलू ने कहा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने बोला, अब बस कर, रुलाएगी क्या? चल जल्दी से घर आ जा। आज मैं मशहूर कोरियोग्राफर नलिनी दुबे की मम्मी हूँ। जहाँ जाते हैं वहाँ पर लोग फ़ोटो खींचते हैं, साथ में खिंचवाते हैं। लगता है कोई सपना था जो सच हो गया है।
नीलू के पापा कितना खुश महसूस कर रहे होंगे इस वक्त अपनी बेटी की कामयाबी देखकर। आज हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। आज भी मैं अपनी पुरानी सहेली को धन्यवाद करती हूँ जिसने मेरा इतना साथ दिया। वो आज भी मेरी पक्की सहेली है। मेरे से जितना बन पाता है मैं उतना गरीब परिवार उनके बच्चों के लिए मदद करती हूँ और भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, क्योंकि मैं भी कभी इस स्थिति से गुजरी थी। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।